बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर अहमद मलिक। नाज़रीन, आपको अपडेट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इलेक्शन के हवाले से केस ज़ेर समात है और जो मरीम नवाज साहब हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से सारी सूरत हाल जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुकी है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनमें जजों के दरमियान एक खलीज पड़ चुकी है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको जो स्मोटो या खुद नोटिस केस का जो अख्तियार है वो भी जो है ना इस वक्त खतरे में पड़ चुका है। जजेस की तरफ से ये कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वन मैन शो है ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों इस तरह करते हैं, और जो हंडिया है वो बीच चुराए फूट चुकी है। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इमरान खान को बचाते हुए उनको भी अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। और जो मरीम नवाज साहबा हैं उन्होंने ऐसा बयान दे कि उन्होंने एक नई टर्म यूज़ की है और वो टर्म यूज़ करते हुए उन्होंने जो है ना वो गर्म पानी का देगचा अपने ऊपर उलट दिया है। जिस तरह इमरान खान बार आ कह चुके हैं कि मरीम नवाज साहबा हमारी पीटीआई की जो है ना 12वीं खिलाड़ी है हमारी टीम की, वो हमेशा से कुछ ऐसे बयान देती हैं जिससे उनको फ़ायदा कम बल्कि पीटीआई को फ़ायदा ज़्यादा होता है। नून लीग को फ़ायदा तो छोड़े, उनका नुकसान होता है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह के जो उन्होंने बयान दिया है इमरान खान के खिलाफ, या इमरान खान रहेंगे या हम रहेंगे, उस पर भी आवाज़ उठ चुकी है कि इन पर जो है ना FIR काटी जाए। इसके अलावा जो ऑनरेबल कोर्ट है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उस पर भी सवाल उठ चुके हैं। कबल अजीम जो इलेक्शन के हवाले से बेंच बना 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, 2 जजेस पर इतराज़ हुए वो अलहदा हो गया, बाकी 7 बचे। 7 में से 2 जजेस मजीद इख्तलाफी नोट लिख दिया। तो उस पर जो अब ये इन्होंने सवाल उठाए हैं कि 7 में से 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा, फिर जो 5 बचे 5 में से 2 ने फिर इख्तलाफी नोट लिख दिया, तो 2-3 से फैसला हुआ, जिससे अब नून लीग कह रही है और बाद जो नून लीग के सहाफ़ी हैं उनके हम ख्याल सहाफ़ी हो गया या उनके हम ख्याल जो कानूनदान हैं वो यही कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 से था। अब इसमें एक जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये होता है कि जब कोई बेंच बनता है, जैसे 9 जजेस का बेंच बना उसमें से 2 जजेस अलहदा हुए, तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब बेंच दोबारा बनाया जाता है। मतलब जो पहले निकल गया उनका अख्तियार ही खत्म, उस बेंच के साथ उनका लिंक ही खत्म हो जाता है। इसी तरह जब 7 बचे 7 में से 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा, उन्होंने ये कहा कि ये स्मोटो नोटिस बनता ही नहीं है, इसको ना सुना जाए, तो बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो बाकी 5 जजेस बचे। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बेंच बचता है तो फिर वो जो बाकी जजेस होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, ये हमेशा ताक की तादाद में होते हैं, 3, 5, 7, 9, ताकि फैसला जो है वो बिल्कुल जुफ्त तादाद में बराबर में ना आए, पैरेलल ना हो। इसके अलावा जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी जानब से भी ये कहा जाता है कि अगर इन हालात में इलेक्शन करवाने में चीफ जस्टिस नाकाम होते हैं तो ये उनके जो इसका अख्तियार होता है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो कबल अज़ीम भी तौहीन अदालत केस में एक हाजिर उस वक्त जो थे वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको भी फारिग कर चुकी है। इसके अलावा सहाफ़ी हसन अयूब साहब उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होते ये आइन की खुल्लम खुल्ला खराब वर्जी है। चीफ जस्टिस ने बेंच पर इतराज़ लगाने का ये मतलब नहीं होता, चीफ जस्टिस के जो बेंच पर इतराज़ लगते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि नून लीग की जानब से जो मेन जो हम ख्याल ग्रुप है या जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो बेंच बनाने का उनके पास अख्तियार है उस पर भी सवाल उठा दिए उन्होंने कि जज कैसे जो है ना चीफ जस्टिस अपने बेंच में जो जजों को शामिल करते हैं किस हैसियत से शामिल करें। मैं कबल अज़ीम बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार होता है कि वो बेंच में जिस जज को मर्जी रखें। बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, उन्होंने बेंच बनाना होता है, वो उनका अपना अख्तियार होता है जिस जज को मर्जी। जिस तरह अगर उनके इस पर सवाल उठाया जा सकता है तो फिर ये इसी तरह ही है कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहें कि आपने ये बंदा कैबिनेट में क्यों शामिल किया, वो क्यों शामिल किया। इसके अलावा आप चीफ आर्मी स्टाफ पे सवाल उठा सकते हैं कि आपने फलां जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को आपने फलां जगह कोर कमांडर क्यों लगाया, फलां को आपने फलां जगह क्यों लगाया, क्योंकि ये उनके अपने अख्तियारात होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हुए वो जजेस को या जजेस को बेंच में शामिल करते हैं या वज़ीर-ए-आज़म कैबिनेट में शामिल करते हैं। अब मरीम नवाज ने जो बयान दिया है उसने जल्दी पर तेल का काम किया है। मरीम ने एक नई टर्म यूज़ की है जो मैं पहले आपको पीछे बता गया हूँ, बेंच फिक्सिंग। जिस तरह मैच फिक्सिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैच फिक्सिंग तो आप अच्छी तरह जानते हैं वो क्या होती है, इसी तरह उन्होंने बेंच फिक्सिंग का कहा है कि मुकद्दस ऐवान में बैठा हुआ शख्स आइन का सबसे बड़ा कस्टोडियन है, वो बेंच फिक्सिंग कर रहा है। अब ये सीधा सीधा जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात पर सवाल उठाया गया है कि वो किस तरह जो है ना बेंच बनाते हैं, उनके पास ये अख्तियार नहीं है। मतलब वो बेंच बनाए तो वो नून लीग के मुताबिक बेंच बनाए। अब उनका ये भी कहना है कि वो इस हिसाब से बेंच बनाते हैं कि उसे पता होता है कि 2 जज जो हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ फैसला देंगे और 3 या 5 जो बाकी जजेस हैं वो हम ख्याल होते हैं तो वो हक में फैसला देंगे, तो इस तरह जो बेंच का फैसला है वो जो है ना अथेंटिक होगा और वो माना जाएगा।
इसी तरह जो है ना कबल अजीम जो जस्टिस काजी खैर जीसा है, पिछला जो बेंच बना उसमें उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी बुलाया कि जज जो चीफ जस्टिस जो बेंच बनाते हैं उसका क्या जो है ना तरीकाकार है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। और बाद उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को झाड़ भी पिलाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। नाज़रीन आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रार क्या होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा ओहदा फिर रजिस्ट्रार का होता है। मतलब चीफ जस्टिस के बाद जो बाकी जजेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेज हैं टोटल, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 16 और होते हैं, लेकिन वो 16 बाद में आएंगे। चीफ जस्टिस के बाद रजिस्ट्रार का नंबर आता है। रजिस्ट्रार की इतनी पावर होती है, उन्होंने उस पर एतराज़ात उठाए और उनको अब मरियम नवाज बारहा ये कह रही हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो इलेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाया जाए कि 16 सितंबर को ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस फैज़ ईसा आ जाएंगे। वो जजेस को खुद ब खुद ही अदलिया को मुतराज़ा बनाती जा रही हैं और उनके जो है ना जानबूझ के उनको क्योंकि इनका एक रूल रहा है, इनका एक मतलब वतीरा रहा है नून लीग का डिवाइड एंड रूल का, कि आप डिवाइड करें और रूल करें। और इन्होंने हमेशा से अदलिया को मुतराज़ा बनाया। मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर कबल अजीम की जानब से हमला किया गया। 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ नाअहली केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसमें कमरा नंबर 1 जो कि मशहूर है, अब भी कमरा नंबर 1 में ही जो है अदालतें लगती हैं, ज़्यादातर जो बड़े बेंच होते हैं कमरा नंबर 1 में बैठते हैं। तो वहाँ पे जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बैरिस्टर वकील हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनके वालिद थे उस वक्त SM ज़फ़र, वो नवाज शरीफ के वकील थे। उन्होंने दलाइल दिए जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शुक्रिया SM ज़फ़र साहब, अब हम आपको थोड़ी देर बाद फैसला देते हैं। वो आप पीछे जो उनका रिटायरिंग रूम होता है वो उसमें चले गए और फिर ये हुआ कि उनको जिस तरह नवाज शरीफ को पता चला कि ये फैसला मेरे खिलाफ आएगा, उन्होंने एक अपनी जो कारकुनान थे उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के धावा बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को अपनी जान बचाने के लिए पिछले दरवाजे से निकल कर भागना पड़ा। बाद कोयटा रजिस्ट्री में इस केस की समाअत हुई, जजों की मड़ियाँ लगाई गई, ब्रीफ केस चले। जो मौजूदा इस वक्त अता तारड़ साहब हैं, इनके बड़े थे, आप जानते हैं उनको, उन्होंने जो है ना ब्रीफ केस पहुंचाए जजों को और फिर जिस तरह मंडियां लगा के वो फैसला करवाया गया और उस वक्त जो चीफ जस्टिस से उनको घर जाना पड़ा। हमेशा से ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डिवाइड एंड रूल का। इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने अपना जो बयान दिया है इमरान खान के खिलाफ वो उनके गले पड़ गया है। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया पहले, फिर उस पर इमरान खान से सवाल किया गया कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा ख्वाहिश तो ये दोनों रहें, लेकिन अगर उनका यही ख्याल है तो फिर वो नहीं रहेंगे। तो उनका भी क्लियर कट जवाब आ गया। अब जो है ना जो खुश गुफ्तार वज़ीर आला हैं हमारे, उनका ये बयान जो है ना उनके गले पड़ने जा रहा है। ये बयान अब FATF में भी डिस्कस होगा, क्योंकि FATF जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे काम करती है। तो जो वज़ीर दाखिला का बयान आया वो FATF में डिस्कस। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप खुला सियासतदानों को, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को आप धमकियाँ दे रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े अखबार हैं, जिनमें इंग्लिश अखबार है इंडिपेंडेंट, उस पर यह खबर लगी कि जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है वो एक अपने मुल्क के पॉपुलर लीडर और साबिक वज़ीर आज़म को धमकी दे रहा है कि आप नहीं रहेंगे। इसके अलावा इंडिया का जो NDTV है वो भी यही कह रहा है कि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उन्होंने मौजूदा वज़ीर दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म को धमकी दी है कि आप नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन, NDTV को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा जो हैं इंटरनेशनल चैनल्स मशहूर हैं, अल जज़ीरा है, अरब न्यूज़ है, ये भी जो है ना यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मौजूदा गवर्नमेंट का वज़ीर दाखिला जो है, सॉरी मैं बार बार वज़ीर आला कह रहा हूँ, वज़ीर दाखिला जो है वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको खुला धमकियाँ दे रहा है कि आप नहीं रहेंगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह अब जो है ना ये मामला उनके भी गले पड़ने जा रहा है और ये मामला शायद जो है ना मुख्तलिफ फोरम, इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाया जाएगा PTI की तरफ से। तो मरियम नवाज साहबा का ये है कि अब उन पर सीधी सादी तौहीन अदालत लगती है। उन्होंने इस वक्त पुराना फार्मूला इस्तेमाल करते हुए डिवाइड एंड रूल का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। जजों के दरमियान खलीज पड़ चुकी है, वो डिवाइड हो चुके हैं। अब जो है ना देखना यह है कि आज दोबारा समाअत होती है और क्या फैसला आता है तौहीन अदालत केस के हवाले से। आज इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी, उम्मीद तो यही है कि अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन नून लीग का जो हाल है तो अच्छी खबर की उम्मीद रखना जो है ना फिलहाल कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।